अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। आज के जो हमारे मेहमान हैं, ही विल मेक दिस एपिसोड वेरी स्पेशल बिकॉज whenever you see him you will see a big smiling face all the time। धंधा अच्छा चल रहा हो, बुरा चल रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। whenever you meet him he is always having a very good smile on his face, or other than that the way he has been marketing his brand is a brilliant idea। Welcome our guest of the podcast, Mr. Mush। Assalamu alaikum। Walaikum assalam. Thank you very much. Thank you for so the much opportunity. Thank you so much for sparing your time। तो आज हम बैठे हुए हैं कॉफ़ी वगैरह, आपने इनका चेहरा कहीं ना कहीं लाजमी देखा होगा बिकॉज इनकी फॉलोइंग बड़ी अच्छी है। और मज़े की बात यह है कि आप सारी जो मार्केटिंग है अपनी भी वो अपने पेज से ही करते हैं, जो आपका ब्रांड का पेज है। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अगर आप अपने लिए, मैं तो आपको बड़े अच्छे से जानता हूँ, बट अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे। तो अगर आप मुझे नहीं जानते हैं मेरा नाम है मुश पंजवानी। मुश जो है वो मुश्ताक का फर्स्ट हाफ है। मैं इंडिया में पैदा हुआ था, पाकिस्तान में मेरी स्कूलिंग और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की थी। मैंने यूनिवर्सिटी तो नहीं की थी, यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो गया था। नो। और उसके बाद मैं 20 साल हांगकांग में रहा। नेशनैलिटी मेरी चाइनीज़ है, लेकिन चाइनीज़ बोलना मुझे नहीं आती है। तो काफ़ी मिक्स्ड अप है मेरी कहानी, लेकिन यही है। सही। कराची में मैं स्कूल में गया था। मेरा बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही स्ट्रगल वाला था। आई केम फ्रॉम अ वेरी 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 पुअर बैकग्राउंड। कराची में एक एरिया है लियारी, वहाँ पर एक चैरिटी स्कूल में मैंने स्कूलिंग की थी। फिर कराची के इस्लामिया कॉलेज में मैंने इंटरमीडिएट किया था, और NIT यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेकर 2 साल बाद ड्रॉप आउट किया था। अच्छा। क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब्स करता था साथ साथ अपनी एजुकेशन के, स्कूल 15 साल की एज से। तो यूनिवर्सिटी के दौरान मैंने एक पार्ट टाइम जॉब की जो सेल्स की जॉब थी। हम इंसाइक्लोपीडियाज कराची में हम इंसाइक्लोपीडियाज बेचते थे, डोर टू डोर। ओके। इंसाइक्लोपीडिया, कॉलियर्स, ब्रिटानिका, टाइम लाइफ की प्रोडक्ट्स। तो वो कमीशन जॉब थी। वो मुझे लगा कि वो मेरा फास्ट ट्रैक है टुवर्ड्स माई ड्रीम्स एंड माई बिग गोल्स इन लाइफ। तो और मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग जो है वो एक बहुत लंबा हो जाएगा। सही। और तो मैंने यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट करके सेल्स को अपना करियर बनाया। अच्छा। 10-11 साल तक वही काम कराची में किया, उस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको बिल्ड किया, उसके साथ बहुत सारी सक्सेसेस इंजॉय की। फिर वो जिस कंपनी से हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे हांगकांग की, उस कंपनी ने मुझे ऑफ़र किया कि मैं हांगकांग में आकर, जिस तरह हमने बड़ी सक्सेसफुली सेल्स टीम बिल्ड की थी। हाँ, हमने बहुत सक्सेसफुल सेल्स टीम बिल्ड करी थी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। और ये हमने किया था लेट 80s में। उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल नया था। एक बिल्कुल वी वर द ओनली कंपनी डूइंग डायरेक्ट सेल्स। और फिर वो जो प्रोडक्ट्स थी जो हम हांगकांग से इंपोर्ट करते थे, उसको मार्केटिंग करने के लिए हमने एक औरतों की टीम बिल्ड करी थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। अच्छा। सेल्स टीम मेड अप ऑफ ओनली वुमेन एंड दीज वर ऑल मॉम्स। सो वो उस सक्सेस की वजह से I was offered a job in Hong Kong। So my job वो ये था कि मैं दूसरी कंट्रीज़ में जाके उनको, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनको सिखाऊं कि सेल्स टीम्स कैसे बिल्ड की जाती है सक्सेसफुल। और वो उसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो मेरा ट्रेनिंग का था। बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप किए थे मैंने, सेल्स, मार्केटिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पर्सनल डेवलपमेंट, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी। तो वो हांगकांग किया फिर मैं। तो 16 ईयर्स तक वो कॉर्पोरेट जॉब की हांगकांग की। वो 16 ईयर्स में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली 20 कंट्रीज़ में काम करने की थ्रू आउट एशिया पैसिफिक। एक ऑस्ट्रेलिया वाज ऑन वन एंड और सऊदी ऑन द अदर एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। तो सारी कंट्रीज़ में जाकर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम किया। सेल्स ट्रेनिंग, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस, बिल्डिंग ब्रांड्स, ऑल ऑफ दैट। उसके बाद बेस्ट चीज़ ये हो गई कि मेरी जॉब चली गई। अच्छा। सही। वो बेस्ट चीज़ इसलिए थी कि हमेशा से एक ड्रीम था एंटरप्रेन्योर बनने का, अपना बिजनेस करने का। और जब इंसान जॉब में कंफर्टेबल होता जाता है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो मुश्किल होता जाता है। तो वही हो रहा था मेरे साथ। प्रमोशंस हो रहे थे, पैसा बहुत अच्छा था, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी थी, काम बहुत चैलेंजिंग था, एक्साइटमेंट बहुत था। तो कभी वो दिल ही नहीं करता था कि जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करें। सही। तो वो सबसे अच्छा हो गया कि आई लॉस्ट माई जॉब। अच्छा। मैंने कहा ये सही हो गया अब तो बट एनी स्पेसिफिक रीज़न जिसकी वजह से जॉब आपकी लूज हुई? वो पब्लिशिंग कंपनी थी, ट्रांजिशन हो रहा था दुनिया भर में फ्रॉम पब्लिशिंग टू डिजिटल मीडिया। वो टाइम मैगजीन का एक डिवीज़न था एजुकेशनल प्रोडक्ट्स का, वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी ने एक्वायर कर लिया था। तो जब एक्विजिशन होता है, स्ट्रैटेजीज चेंज होती है,
और कॉस्ट कटिंग की जाती है, तो सबसे एक्सपेंसिव बंदे को निकाला जाता है। जो आजकल ट्विटर में हो रहा है। सो आई वॉज दैट गाय, आई लॉस्ट द जॉब, वही ट्विटर पे शायद वही हो रहा होगा। बट दैट वॉज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड। तो मेरा जो फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप का जो ड्रीम और गोल था वो ये था कि अपनी ट्रेनिंग कंपनी बनाऊंगा। सही। तो मैंने जॉब छूटते ही 2 हफ्ते के अंदर अपनी ट्रेनिंग कंपनी बना के लॉन्च कर दी हांगकॉन्ग में, और मैंने सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देना शुरू किए। और फिर उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा उसमें प्रोग्राम मॉडिफाई होता रहा। हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी की ट्रेनिंग पे फोकस होना शुरू हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग पे फोकस होना शुरू हो गया। उन्हीं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की वजह से मेरा पाकिस्तान आना हुआ 2-3 मरतबा ड्यूरिंग 2016 एंड 17। और दुनिया भर में क्या होता था कि जब मैं ट्रैवल करता था तो कॉफ़ी शॉप पे जाके बैठा करता था। एग्जैक्टली जैसे दुनिया भर में होता है, लैपटॉप निकाला, कनेक्ट किया, वाईफाई कनेक्ट किया, बैठ के काम किया, मीटिंग्स भी वहीं पर बैठ के की, नाश्ता, लंच, कॉफ़ी वहीं पे हो गया। और जब ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो जाके ऑफिस में या जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम डिलीवर करना है वहाँ चले गए। तो जनरली कॉफ़ी शॉप वाज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड आई न्यू कि कॉफ़ी शॉप, अच्छे कॉफ़ी शॉप का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसी की प्रोडक्टिविटी पे, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी पे। तो वो एक रूटीन था, एक हैबिट बनी हुई थी। कॉफ़ी भी पसंद थी और कॉफ़ी शॉप में बैठ के काम करना भी पसंद था। तो जब पाकिस्तान के मेरे ट्रिप्स लगना शुरू हुए तो मैंने वही चीज़ कराची में आके करना शुरू की, या कोशिश की। और उस ज़माने में जो 2-3 टॉप कॉफ़ी शॉप्स थे कराची के, मैं वहाँ जाके बैठने लगा। पावर सॉकेट कभी नहीं मिलता था, इनफ पावर सॉकेट्स नहीं होते थे, कभी वाईफाई नहीं चल रहा होता था, कॉफ़ी इतनी महंगी क्यों है मैं सोचता था, स्टाफ हैप्पी क्यों नहीं लग रहा है सोचता था मैं, म्यूज़िक क्यों वही का वही चल रहा है साल भर से। तो वो मेरे माइंड में पूरा, जो मैंने दुनिया भर में जो अच्छे कॉफ़ी शॉप्स देखे थे और यहाँ पे देखे, तो मेरे माइंड में एक चेकलिस्ट डेवलप हो गई। चेकलिस्ट से पहले एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट हुई वो ये हुई कि यहाँ पर आकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो सारे जो कॉफ़ी शॉप्स अपने आप को कहते हैं वो एक्चुअली कॉफ़ी शॉप्स नहीं थे, वो सब रेस्टोरेंट्स थे, अभी भी हैं वो। और वो रेस्टोरेंट्स हैं। रेस्टोरेंट मॉडल अलग होता है, वहाँ पे बंदा जाता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए, वो चाहते हैं कि आप जल्दी से अपना लंच करें और जाएं और दूसरा कस्टमर आए। एग्जैक्टली। कॉफ़ी शॉप मॉडल बिल्कुल डिफरेंट होता है। कॉफ़ी शॉप मॉडल में आपको इनकरेज किया जाता है कि आप देर तक बैठें, लंबा बैठें, क्योंकि आपको जब 1-2 घंटे बाद भूख लगेगी आप उठ के एक सैंडविच ले लेंगे, फिर एक कॉफ़ी ले लेंगे, फिर और बैठेंगे तो फिर एक कुकी या ब्राउनी ले लेंगे, पानी की बोतल ले लेंगे, ड्रिंक ले लेंगे। तो मतलब छोटे स्पेंडिंग करते रहेंगे आप। अगर ना भी करें तो वो कॉफ़ी शॉप का मॉडल ये होता है कि लोग आराम से बैठें। दुनिया भर में जो मॉडल होता है, कॉफ़ी शॉप में लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोर्ड गेम्स खेलते हैं, काम करते हैं, अपना रिसर्च करते हैं, तो ये सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे वो सीन नहीं था सही रेस्टोरेंट मॉडल की वजह से। और फिर मैंने थोड़ा सा और जब उसको स्टडी किया तो पता चला कि बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन होता है दुनिया भर में कॉफ़ी शॉप में और रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में किचन होता है, खाना पकाया जाता है। कॉफ़ी शॉप में किचन नहीं होता है, खाना नहीं पकाया जाता है। वहाँ पे स्नैक्स होते हैं, या तो रेडी टू सर्व या तो इमीडिएटली मेड टू ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पे आप सैंडविच ऑर्डर करेंगे तो उसी वक्त आपका सैंडविच असेंबल होगा, टोस्ट होगा और सर्व हो जाएगा, वेस्ट रिड्यूस करने के लिए, सबवे स्टाइल का जो मॉडल होता है। तो वो इंस्पिरेशन आई कि, और एक बैक ऑफ द माइंड एक ड्रीम था कि हांगकॉन्ग में ट्रेनिंग कंपनी के बाद जो नेक्स्ट आइडिया था वो ये था कि एक मैं कॉफ़ी शॉप खोलूँगा। लेकिन जब कराची की वो ट्रिप्स लगे मेरे ट्रेनिंग वाले, उन दिनों में मैं PIA के साथ, और ट्रेनिंग आप पाकिस्तान में दे रहे थे? हाँ, तो वो ट्रेनिंग कंपनी मैंने जब लॉन्च करी हांगकॉन्ग में, तो वो ट्रेनिंग असाइनमेंट्स के लिए मैंने पाकिस्तान के ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से भी कांटेक्ट किया, क्योंकि मैंने जो है वो उस वक्त ऑलमोस्ट स्पेशलाइज कर लिया था हैप्पीनेस ट्रेनिंग में, और मैं उस पर फोकस कर रहा था। मुझे पता था कि पाकिस्तान में उस पर काम बिल्कुल नहीं हो रहा था उस वक्त। अब तो होता है कुछ काम कि हैप्पीनेस ट्रेनिंग क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, वो उस वक्त। और हैप्पीनेस ट्रेनिंग, इसको थोड़ा समझाएंगे कि इसका मकसद क्या होता है? नाम से तो पता लग रहा है। हैप्पीनेस ट्रेनिंग का मकसद बहुत सिंपल सा है कि जब आपके लोग हैप्पी होंगे तो काम बेहतर करेंगे। अभी आप यहाँ पर आए, आपको बड़ा अच्छा लगा क्योंकि स्टाफ हैप्पी है। उस दिन आपको बड़ी अच्छी तरह से वेलकम किया, आपको ऑर्डर लेते हुए मुस्कुरा रहे थे, आपको कॉफ़ी बनाते हुए खुश हो रहे थे। थोड़ी देर पहले हम लोग डांस कर रहे थे आपके आने से पहले। अच्छा, तो वो एक पूरी साइंस है इसके पीछे, पॉजिटिव साइकोलॉजी उसका डिफिकल्ट वर्ड है, एकेडमिक नाम उसका पॉजिटिव साइकोलॉजी है, सिंपल लैंग्वेज में उसको हैप्पीनेस कहते हैं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी गूगल करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इस फील्ड में, और उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की हुई है इसकी रिसर्च पे। और उनकी रिसर्च ये कहती है कि हैप्पी लोग जो होते हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हैं, हैप्पी लोग
करियर में सक्सेसफुल होते हैं, हैप्पी लोगों की रिलेशनशिप बेहतर होती है, हैप्पी लोगों की हेल्थ बेहतर होती है। तो इसके पीछे एक पूरी साइंस है और फिर वो सिखाया जाता है कि लोगों को हैप्पी होना कैसे सिखाया जाए। तो स्पेशली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे तो उसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एम्प्लॉइज़ को हैप्पी करने का मतलब ये है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, उनकी एफिशिएंसी बेहतर होगी, उनका टीम वर्क बेहतर होगा, उनका मोटिवेशन बेहतर होगा, और एज अ रिजल्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम मोर सक्सेसफुल। तो ये दुनिया भर में ये एक चीज़ है जो कि की जाती है। पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा था, तो मुझे पता था कि वो एक अपॉर्चुनिटी थी। तो जब मैंने वो ट्रेनिंग अपनी कंपनी लॉन्च की तो मैंने कराची में भी वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, PIA के साथ, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ, TCS के साथ। तो उस ज़माने में वो मेरे कुछ ट्रेनिंग के ट्रिप्स लगा करते थे हफ्ते भर के। उन दिनों में वो कॉफ़ी शॉप पे बैठना और वो इंस्पिरेशन आना, वो सब हुआ 2016 और 17 में। और मैं जब भी यहाँ से हफ्ता भर स्पेंड करके वापस चला जाता था और मेरे दिमाग में वही रहता था कि पाकिस्तान में कॉफ़ी शॉप बिज़नेस का कितना बड़ा पोटेंशियल होगा। सही। और वो आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रीम जो है वो प्रोसेस हो के गोल बन गया। तो ड्रीम होता है ओपन एंडेड कि कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे। गोल होता है जिसका थोड़ा स्पेसिफिक होता है, डेडलाइन होती है। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया कॉफ़ी शॉप मॉडल को, कॉफ़ी बिज़नेस के ऊपर बुक्स पढ़ी मैंने, वहाँ पर बरिस्ता कोर्स किया हांगकॉन्ग में। अच्छा। खुद कॉफ़ी बनाना सीखा। वहाँ पर जो मेरे फेवरेट कॉफ़ी शॉप चेन्स थे 2-3, उनके सीनियर मैनेजर के साथ बैठ के डिस्कशंस किए बहुत सारे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। लेकिन ये सब कुछ तो ठीक था, ये सारी थ्योरी थी। मैं पाकिस्तान से 20 साल से बाहर रहा था, मुझे पता था कि पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है वो मुझे बिल्कुल नहीं पता है, डिफरेंट है वो। तो मैंने अपने आप को 3 महीने का टाइम दिया कराची में आके, 3 महीने तक रिसर्च और प्लानिंग के लिए, बिफोर मेकिंग अ फर्म कमिटमेंट। अच्छा। और मुझे अभी तक याद है, आई थिंक वो 2017 का अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर था। सही। मैं यहाँ पे मिड सितंबर में आया था और मैंने वो 3 महीने तक बहुत डिटेल से, मतलब वो क्या डिटेल होती है, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए प्लानिंग ज़रूरी होती है। बहुत सारे बिजनेसेस इसीलिए फेल होते हैं कि वो उनको आइडिया लगता है कि बहुत अच्छा है और कर देते हैं, फिर बाद में समझ में आता है कि नहीं, तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, इसकी तो प्राइसिंग ठीक नहीं है, सप्लाई चेन का इशू है, मार्केटिंग नहीं आती है, तो पूरा का पूरा। बट लकीली मेरा बैकग्राउंड ही वही था। मैंने दुनिया भर में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प की थी बिज़नेस सेटअप करने में, इस्टेब्लिश करने में। तो ज़ाहिर है मेरा अपना बिज़नेस जब होने वाला था स्केल पे, इतना बड़ा ड्रीम था, तो उस पर मुझे अच्छी तरह से उसकी प्लानिंग करनी थी। रेंट्स क्या होंगे, लोकेशंस क्या होंगी, तनख्वाहें क्या होती हैं, बिजली का बिल कैसे आता है, कॉफ़ी मशीन कहाँ से मिलेगी, कॉफ़ी इंपोर्ट हो रही है नहीं हो रही है हमारे मुल्क में, दूध, पानी, स्नैक्स क्या होगा, हायरिंग, तो वो सारी चीज़ों पे बड़ी डिटेल से एक फाइनेंशियल प्लान और मार्केटिंग प्लान, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और प्रोडक्ट प्लान, वो तीनों चीज़ों को, जितने गैप्स थे मेरे माइंड में वो सारे फिल किए। 3 महीने बाद मैंने कमिट किया कि हाँ ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया होगा, और 31 दिसंबर को मैंने वो कमिट किया था। और उसके बाद आई गेव माई सेल्फ 6 वीक्स टू फाइंड अ लोकेशन, 6 वीक्स टू मेक द कॉफ़ी शॉप। तो वो 3 मंथ्स का मैंने अपने आप को टाइम दिया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, और 1 अप्रैल को हमने अपना फर्स्ट कॉफ़ी शॉप 2018 में लॉन्च किया था, जिसको अब 4 साल हो गए। अच्छा। 4। और हमारा, और ये वाली ब्रांच कौन सी थी? ये हमारी फर्स्ट ब्रांच थी कराची की, बदर कमर्शियल में, बदर DHA में। आई गेस हमारी मुलाकात वहीं पे हुई थी। बिल्कुल, वहीं फर्स्ट पे हुई टाइम, थी। बिल्कुल बिल्कुल। नाइस। तो ये पूरा मैंने आपको, इसमें से आप एडिट कीजिएगा जो जो रेलेवेंट नहीं है, बट ये पूरा मैंने आपको कहानी सुना दी कि इसमें मेरी स्टोरी भी आ गई, कॉफ़ी वगैरह के पीछे इंस्पिरेशन कहाँ से आई वो भी आ गया। एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि कॉफ़ी वगैरह नाम कहाँ से आया, तो वो ज़ाहिर है वो वगैरह नाम इसलिए आया कि कॉफ़ी होगी लेकिन उसके साथ भी कुछ होगा, बैठ के काम भी करने की जगह, कोवर्किंग स्पेस भी होगी, स्नैक्स भी होगा, कम्युनिटी होगा, यू नो, प्राइवेट इवेंट्स हुआ करेंगे, सेमी प्राइवेट इवेंट्स हुआ करेंगे, ये हुआ करेगा। तो एक जो पूरा विजन था, तो उसको कॉफ़ी एटसेट्रा मैंने नाम दिया अपने माइंड में पहला। फिर जब मैंने उसको सर्च किया तो मुझे पता चला कि कराची में ऑलरेडी एक कंपनी है जिसका नाम है कॉफ़ी एटसेट्रा। अच्छा। वो अपने आप को कॉफ़ी ETC कहते हैं, वो एक्चुअली हमारे सप्लायर्स हैं। अच्छा। हम उनसे कॉफ़ी मशीन खरीदते हैं। सही। तो वो कॉफ़ी इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं, कॉफ़ी रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। तो कॉफ़ी ETC ऑलरेडी एग्जिस्टेड। तो वो बहुत लकी हो गया कि मुझे वहाँ से उसी वक्त इंस्पिरेशन आई कि अच्छा एटसेट्रा को वगैरह कर देते हैं। सही। एंड आई एम श्योर कि कॉफ़ी एटसेट्रा से कॉफ़ी वगैरह बहुत बेहतर हो गया। समथिंग कि हम लोग ज़्यादा उसको रिलेट कर सकते हैं आई गेस। हाँ, दूसरी चीज़ उसमें इंटरेस्टिंग ये थी कि मैंने उसी वक्त ये रियलाइज़ किया कि वगैरह तो सही से प्रोनाउंस नहीं करता कोई पाकिस्तान में,
तो मैंने सोचा कि हम ज़िंदगी भर लोगों को करेक्ट करते रहेंगे कि वगैरह नहीं, वगैरह है, हमारी कंपनी का नाम वगैरह है। मैं सोचा नहीं, उससे बेहतर है कि हम अपने आप को वगैरह बोल दें पहले दिन से। अच्छा, एक्चुअली वगैरह है क्या? मुझे भी नहीं पता। नहीं, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उर्दू में वगैरह का, वो वगैरह है ना, गैन से, गैन वगैरह। तो इंग्लिश में अगर वगैरह लिखेंगे तो GHAIRA लिखेंगे, वगैरह। तो मैंने सोचा कि नहीं, हम इसको वगैरह ही बोलेंगे, जो आम तौर पे जो चल रहा है, जो जिस तरह लोग प्रोनाउंस करने वाले हैं, हम गलत प्रोनाउंसिएशन ही देंगे लोगों को डे वन से, ताकि हम उस पे ज़िंदगी ना गुजारें अपनी, लोगों को करेक्ट करने पे। तो वगैरह इसलिए हमने इसकी स्पेलिंग वगैरह रखी है। अक्सर हमें लोग करेक्ट करते हैं कि वगैरह की स्पेलिंग तो ये नहीं होती है। हमने कहा नहीं, हमने जान के बनाया है ताकि लोग उसको आसानी से रिलेट कर वगैरह बोल सकें। तो ये कॉफ़ी वगैरह के नाम के पीछे की कहानी थी। फिर जो ड्रीम था वो बहुत बड़ा था, अभी भी है, कि इसको पाकिस्तान का स्टारबक्स बनाना है। स्टारबक्स का मतलब ये कि हर गली में, हर एरिया में, हर जगह जहाँ भी आप जाएँ स्टारबक्स होता है ना दूसरे कंट्रीज़ में, उस तरह से आप जहाँ भी जाएँ वो कॉफ़ी वगैरह नजर आए। तो फिर उसको क्वान्टिफाई करने के लिए एक नंबर दिया माइंड में अपने, नंबर देना ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा 100 आउटलेट्स। तो वो ड्रीम है 100 आउटलेट्स। गोल इसलिए नहीं है कि उसकी कोई डेडलाइन फिक्स नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है उसकी कि किस डेट पे 100 होंगे। तो वो ड्रीम को लेने के बाद फिर गोल सेटिंग पे जब आते हैं तो पहला गोल क्या होता है किसी भी बिजनेस का? पहला गोल ये होता है कि ब्रेक इवन करना है, कि ब्रेक इवन करना है, खर्चा पूरा करना है। तो वो 3 मंथ्स का फर्स्ट गोल था कि बिज़नेस को ब्रेक इवन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट प्रूव होगा कि कॉन्सेप्ट चलता है सही पाकिस्तान में। 3 मंथ्स में ब्रेक इवन करना था, वो गोल अचीव किया। दूसरा गोल था कि फर्स्ट ईयर पूरा होने के बाद फ्रेंचाइज प्रोग्राम लॉन्च करना था, वो गोल अचीव किया। फर्स्ट 2 मंथ्स बाद के फर्स्ट नहीं, 3 मंथ्स में ब्रेक इवन, ओके, और फिर 1 साल के बाद फर्स्ट एनिवर्सरी पे फ्रेंचाइज प्रोग्राम लॉन्च करना। और फिर उसके बाद सेकंड एनिवर्सरी से पहले 5 लोकेशन होनी चाहिए। सही। तो ये हमारे फर्स्ट 3 गोल्स थे। अभी तक के जो गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं? वो तीनों गोल्स हमने अचीव कर लिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट गोल था वो था कि 2 साल में 20 आउटलेट्स। और 2 साल बनेंगे 2023 में? हाँ, नहीं तो वो 2 साल हो गए, 4 साल पूरे हो गए। लेकिन उन 2 सालों में कोविड हुआ, तो उस कोविड की वजह से हमारी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई। लेकिन हमने कोविड में और बहुत सारे काम कर लिए जो हमारे प्लान्स में बहुत आगे थे। वो हमने कोविड के दौरान सारी चीज़ें टेस्ट कर ली, एक्सपेरिमेंट कर ली। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी ऑन व्हील्स, रिक्शा पे हमने कॉफ़ी शॉप बना के जो हमने लगाया वो हमने टेस्ट कर लिया कोविड के दौरान। कॉफ़ी वगैरह एकेडमी हमने लॉन्च कर दी कि आउटलेट है लेकिन कस्टमर्स अंदर नहीं आ सकते तो क्या करें, तो हमने ट्रेनिंग सेंटर बना दिया उसको। लोगों को हमने ट्रेन करना शुरू किया, बरिस्ता स्किल सिखाना शुरू की कराची में, तो बरिस्ता एकेडमी कोविड के दौरान लॉन्च कर दी। तीसरी चीज़, ऑनलाइन स्टोर हमने अपना लॉन्च कर दिया कोविड के दौरान, क्योंकि हम लोगों को पसंद था हमसे कॉफ़ी ख़रीदना, बीन्स ख़रीदना, कि हम हमारी बीन्स वो घर पे उससे बनाएं कॉफ़ी। हाँ जी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो आइडिया डेवलप हो के फिर हमने दूसरे रोस्टर्स के कॉफ़ी बीन्स लेकर एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया। तो कोविड में भी हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, बहुत सारे काम कर लिए। और कोविड जैसी जाने लगा तो फ़ौरन से हम लोग अपने ट्रैक पर आ गए। उसके फिर हमने बाद बहरिया टाउन वाला आउटलेट लॉन्च किया, हैदराबाद वाला आउटलेट लॉन्च किया। वो भी हमारा एक सिस्टमेटिक प्लान था कि कराची से बाहर एकदम से नहीं फैल जाएंगे पूरे पाकिस्तान में जाके। अपॉर्चुनिटीज़ तो हर जगह से आ रही हैं, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, कराची से बाहर बहरिया टाउन, थोड़ा सा और आगे हैदराबाद। फिर हैदराबाद में कंफर्टेबल होने के बाद हमने सोचा कि अब या तो लाहौर या इस्लामाबाद। तो फिर हमने लाहौर को चूज़ किया, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगी। लाहौर का फर्स्ट आउटलेट हमने 3 महीने पहले लॉन्च किया। इस वक्त हम बैठे हुए भी लाहौर के फर्स्ट हम आउटलेट बैठे हुए लाहौर के फर्स्ट आउटलेट में, जौहर टाउन में। तो ये जो है ये हमारी लोकेशन नंबर 11 है लाहौर की। लोकेशन नंबर 12 पे इस वक्त काम चल रहा है कराची में। सबसे बड़ा जो मॉल है लकी वन मॉल, जानते हैं आप उसके बारे में? सुना। तो लकी वन मॉल के फूड कोर्ट में इंशाल्लाह दिसंबर में हमारी लोकेशन नंबर 12 लॉन्च होगी। तो हम जो है वो ग्रोथ प्लान हमारा चल रहा है, फ्रेंचाइज मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो है वो वही 2 तरह की होती है कि या तो हम अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने बहुत सारे आउटलेट्स बनाएं या फिर फ्रेंचाइज मॉडल पे जाएं। कुछ लोग दोनों का मिक्सचर भी करते हैं। हमने फ्रेंचाइज मॉडल पे फोकस किया हुआ है ताकि हम अपने आउटलेट की पे फोकस करने की बजाय दूसरे लोगों के बिजनेसेस को ग्रो करने में उनकी हेल्प करें। तो वो हमारा ग्रोथ मॉडल है। अब ये जो कॉफ़ी शॉप का मॉडल होता है दुनिया भर में, वो ही हमने इम्प्लीमेंट किया है। ये कोई मेरी इनोवेशन नहीं है, ये कोई मेरा आइडिया नहीं है। दुनिया भर में कॉफ़ी शॉप होता ही ऐसे है कि उसके अंदर एक बार जब हम मिले आपने मुझे 4 बिजनेस मॉडल्स बताए, और वो जब मैंने आपसे सुना, उसके बाद उसको स्टडी किया, तो मैंने एहसास हुआ मुझे कि पाकिस्तानी में उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। अगर आप उस 4 वो जो बिजनेस मॉडल्स हैं अगर वो थोड़ा सा बताएं तो आई गेस वो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द पीपल। तो वो मैंने कहीं पर स्टडी करके दौरान मैंने कहीं पर वो चीज़ पढ़ी, वो ये थी कि कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो बिल्कुल ग्लोबली इस्टेब्लिश्ड हैं कि उस बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट कम लगती है,
आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं होता है, और वो दुनिया की किसी भी छोटे से शहर में छोटी सी लोकेशन में आप जाकर वो बिज़नेस लॉन्च कर देंगे अगर सही मॉडल से, तो वो बिज़नेस ऑलमोस्ट गारंटीड सक्सेसफुल होता है इंटरनेशनली। तो वो क्या है, वो उसमें एक आता है हजाम की दुकान, ओके, बाबर। हेयर कटिंग शॉप। लेकिन अगेन बात वो वाली है कि हेयर कटिंग शॉप का मतलब छोटी सी दुकान, 3 शीशे कुर्सियाँ, 3 हजाम, आए बाल काटे बाहर निकले। वो बेसिक मॉडल के साथ अगर लॉन्च करेंगे तो ज़ाहिर है बाल तो हर बंदे को कटवाने होंगे, आप चाहे किसी छोटे से टाउन में चले जाएँ, किसी बड़े से शहर में चले जाएँ, तो वो गारंटीड सक्सेस उसमें होगी। लेकिन अगर आप उस मॉडल को छोड़कर आप सैलून बना लें बड़ा सा 3 फ्लोर का, जिसमें 20 स्टाफ हो और जिसमें सब कुछ होता हो और मैनिक्योर पेडिक्योर भी होता हो और फेशियल भी होता हो, तो वो मॉडल अलग है। फिर वो उस मॉडल की एक सक्सेस और डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो वहाँ से जो उस आर्टिकल में, उस बुक में जो चीज़ सीखी थी वो ये थी कि कोर जो है ना उसका, उस कोर को उसी तरह अगर चलाओगे तो ऑलमोस्ट गारंटीड है, क्योंकि वो लोगों ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर लिया है, वो प्रूवन कर चुके हैं कॉन्सेप्ट। तो वो एक वो था। दूसरा लॉन्ड्री वाला बिजनेस था। अच्छा। अब वो लॉन्ड्री वाला बिजनेस जो है वो मेरे ख्याल में, वो जहाँ मैं पढ़ रहा था जिसके बारे में, वो वाला बिजनेस था जहाँ पे लॉन्ड्रोमैट्स होते हैं, मशीनें लगी होती हैं, अच्छा। वॉशिंग मशीन्स, कि बंदा आता है अपने मैले कपड़े लेके अंदर आता है, कॉइन डालता है, कपड़े डालता है, बैठ जाता है, 5 मिनट में कपड़े धो के बाहर आते हैं, निकालता है, फिर ड्रायर में डालता है। वो जो इतनी मशीनें आपने लगा दी तो लोग आएंगे, उसमें कपड़े वॉश करेंगे, पैसे डालेंगे और चले जाएंगे। तो वो एक मॉडल है। तीसरा वाला जो है वो फ्लावर शॉप। अच्छा। फूल हर जगह चाहिए होते हैं। पाकिस्तान में शायद इतना नहीं चाहिए होते हैं फूल, लेकिन दुनिया भर में फूलों की बड़ी अहमियत होती है। किसी घर जाओ तो फूल लेकर जाओ, शादी में फूल लेके जाओ, मैयत में फूल लेके जाओ, बर्थडे पे फूल लेके जाओ, तो फूल और हर तरह के अलग अलग ओकेजन के फूल। तो फ्लावर शॉप भी इसी तरह से छोटी सी फ्लावर की शॉप हो, पता है कहाँ से ख़रीदना है, किस तरह स्टोर करना है, कितने बेचना है, छोटी सी स्पेस चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इसी तरह से कॉफ़ी शॉप। सही। अब वो कॉफ़ी शॉप मॉडल वो वाला मॉडल है जिसपे ये तो हमने बड़ा स्ट्रेच कर दिया है इसको, जो ये वाला मॉडल आप देख रहे हैं। लेकिन कॉफ़ी शॉप का जो ओरिजिनल मॉडल है उसमें 300 स्क्वायर फीट की छोटी सी दुकान होती है, पीछे बार होता है, आगे उसके 1 2 3 4 टेबलें लगी होती हैं, 10-12 लोग बैठ सकते हैं इतनी सी जगह में। कुछ लोग बाहर बैठते हैं। आधा बिजनेस कॉफ़ी टेक अवे पे होता है, आधा डाइनिंग पे होता है। छोटी सी दुकान, नथिंग फैंसी, नो किचन, सेल्फ सर्विस, नो वेटर्स, नो वैले, नन ऑफ दैट स्टफ। तो वो होता है कॉफ़ी शॉप मॉडल। तो उसको ऑलरेडी मैंने रिस्क लेके स्ट्रेच कर दिया था। ये सब कुछ पढ़ने और जानने के बावजूद भी कि ट्विक मॉडल को छेड़ोगे तो गारंटीड नहीं होगी सक्सेस। लेकिन मैंने मॉडल को इसलिए छेड़ा कि दुनिया भर में जब 4 की टेबल लगी होती है ऐसी, तो इस 4 पे अगर आप अकेले आके बैठ जाएंगे और बुक लेके पढ़ रहे होंगे, तो थोड़ी देर के बाद कोई और बंदा इस टेबल पे आके बैठ जाएगा विदाउट हेसिटेशन। हाँ जी। टेबल शेयर करना एक नॉर्मल फिनोमेना होता है दुनिया भर में, कि जो आपको जहाँ पे एक चेयर भी खाली नजर आएगी तो आप वहाँ जाके बैठ जाएंगे। अगर खाली टेबल नहीं होगी तो माइंड नहीं करेंगे आप, ना वो पहले जो आपसे आके बैठा होगा वो भी माइंड नहीं करेगा। यहाँ पे मुझे पता था कि नहीं होने वाला है, और हम ये चाह रहे थे कि लोग यहाँ पे लैपटॉप लेके बैठे चिल करें सुकून से पूरा दिन। तो अब यहाँ पे अगर वो एक बंदा लैपटॉप लेके 4 की टेबल बैठ गया तो वो तो 4 की टेबल ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये इनोवेट किया। ये जो मॉडल क्या है, यहाँ पे जो है वो ये मोस्टली कोवर्किंग स्पेस पे ये चेयर्स लगी हुई है यूँ करके ऐसे। हाँ जी। तो यहाँ आउटलेट में तो ये चीज़ इनोवेट करने के लिए हमें एक तरफ लंबी सी एक बेंच लगाने के लिए इसमें 8-10 लोगों के बैठने की जगह हो, हमें उस साइज़ भी ट्वीक करना पड़ा, डिज़ाइन भी ट्वीक करना पड़ा कि ये कम से कम 8-10 लोग इस तरह करके बैठ जाते हैं। हर एक के पास अपना पावर सॉकेट होता है, इनकी चेयर्स ज़रा डिफरेंट होती है, कंफर्टेबल होती है, बैक सपोर्ट बेहतर होता है, USB और पावर सॉकेट है यहाँ पर हर एक के पास। तो वो हमारी अपनी, ये मेरा अपना इनोवेशन बस इतना ही था कि ये वर्क बेंच लगेगी दीवार पे, उसके नीचे पावर सॉकेट्स होंगे। बाकी मॉडल सारा का सारा वही है। जिस तरह इंस्पिरेशन कहाँ से आई है, वो जो 3 बड़ी चेन्स हैं कॉफ़ी शॉप्स की, स्टारबक्स, कोस्टा, टिम हॉर्टन्स, ये मैं वो ये जो ब्रांड्स आपने नाम लिए, स्टारबक्स है, फिर कोस्टा, टिम ये भी हॉर्टन्स इस मॉडल पे है या फिर वो भी थोड़ा सा नहीं, उनके पास अब कुछ लोगों के पास ऐसी लंबी सी बेंच लगी होती है, बट जनरली ये ज़रूरी नहीं होता है उस मॉडल। नहीं, आई मीन के जो आपने बेसिक मॉडल बताया वो बेसिक मॉडल वही है। हाँ। अब ये और बात है कि वो चूंकि उन सक्सेस उनकी इतनी हो चुकी है, ब्रांड ऐसी ज़बरदस्त बिल्ड हो चुकी है कि अब स्टारबक्स अगर इतनी दुकान की बजाय अगर 3 स्टोरीड की भी दुकान बना देगा तो उसे पता है कि वो मॉडल उसका चलना है, क्योंकि वो, और आई गेस उनकी हैं भी स्टोर। हाँ बिल्कुल स्टोर्स हैं जो कि मैं भी गया हूँ, वो बहुत बड़ी हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब वो ब्रांड एक दफ़ा बिल्ड हो गया तो अब तो उनको पता है कि इस लोकेशन में हम जाएंगे तो यहाँ तो इतना रश है कि यहाँ पे 3 फ्लोर की दुकान चाहिए। हाँ, और फिर आई गेस वो अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। स्टारबक्स तो थोड़ा सा आज से शायद 5 साल पहले थोड़ा सा उसकी स्ट्रैटेजी रिवर्स हुई।
वो इस तरह से हुई कि स्टारबक्स ने तो पावर सॉकेट हटाना शुरू कर दिया सिस्टमेटिकली। अच्छा। अब स्टारबक्स में आपको पावर सॉकेट नहीं मिलता है मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। स्टारबक्स ने वाईफाई हटाना शुरू किया, क्योंकि स्टारबक्स ने देखा कि अब वो बात नहीं रही है कि हमारे पास आके बच्चे स्टूडेंट्स आके बैठ जाएं और पूरा दिन कनेक्ट करके बैठे रहें एक कॉफ़ी लेकर। तो अब वो उनके बिज़नेस मॉडल में उनको लगा कि नहीं, अब हम जस्टिफाई नहीं कर रहे इसको। तो उन्होंने पहले जो है वो कॉफ़ी के साथ आपको पासवर्ड मिलता था 2 घंटे वाला, फिर वो 1 घंटे वाला हो गया। अब कुछ कंट्रीज़ में पासवर्ड होता ही नहीं है, कुछ कंट्रीज़ में 15 मिनट में एक्सपायर हो जाता है। अच्छा। तो वो स्ट्रैटेजी उन्होंने तो रिवर्स कर दी। तो स्टारबक्स इज़ नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट कॉफ़ी शॉप मॉडल एनी मोर। बट और इसी तरह से हांगकॉन्ग के अंदर जो 2-3 मेरे फेवरेट ब्रांड्स थे, उनको क्लोजली मैंने वॉच किया, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को वॉच किया, उनसे इंस्पिरेशन ली। और वो सारी चीज़ें बेसिक फाउंडेशन, कॉफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बरिस्ता स्किल्ड होने चाहिए, स्नैक्स होना चाहिए, वाईफाई चलना चाहिए हमेशा, म्यूज़िक की प्लेलिस्ट होनी चाहिए प्रॉपर। हमारे पास 14 प्लेलिस्ट हैं। अच्छा, 14 प्लेलिस्ट। मंडे सुबह, मंडे शाम, ट्यूसडे सुबह, ट्यूसडे शाम, वेडनेसडे सुबह, वेडनेसडे शाम। सही। इस वक्त आप किसी भी आउटलेट में आके बैठेंगे तो एग्जैक्टली यही वाला म्यूज़िक बज रहा होगा, क्योंकि आज की प्लेलिस्ट इस वक्त क्या बज रही होगी? मंडे शाम। सही सही। तो सोचना भी नहीं पड़ेगा किसी को, यूट्यूब पे नहीं जाना पड़ेगा, वो प्लेलिस्ट अच्छी तरह से प्लान करके बनी हुई है, ताकि अगर आप रोज़ाना अगर आप यहाँ के बैठेंगे तो 7 दिन आपको डिफरेंट म्यूज़िक सुनने मिलेगा। दैट्स द आइडिया, कि ये ना लगे आपको कि ये तो वही का वही म्यूज़िक बज रहा है 1 साल से। तो हम ये चाहते हैं कि नहीं, अगर आप रोज़ भी आके बैठेंगे तो आपको रोज़ाना डिफरेंट म्यूज़िक सुनने मिलेगा। दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द स्मॉल अटेंशन टू डिटेल। सही। अच्छा, वैसे आपने बताया, बट अगर एक आप एक्सप्लेन करें कि what is the exactly difference between a cafe, a basic cafe और restaurant? Because पाकिस्तान में क्या होता है कि बहुत से जो मतलब even me before meeting you I used to consider Jam and Java a cafe, और इस तरह के जितने भी सेकंड कप, उसको भी मैं कैफ़े ही समझता हूँ। बट लेकिन आपकी डेफिनेशन से वो बिल्कुल डिफरेंट है। बस फर्स्ट चीज़ देखनी है कि किचन है या नहीं है। किचन है या नहीं है, वो है। हाँ बस खत्म, नहीं वो सबके पास वही बैंड हो गया। किचन है तो इसका मतलब खाना पक रहा है, खाना पक रहा है तो इसका मतलब ब्रेकफास्ट लंच और डिनर हो रहा है। और मॉडल डिफरेंट है, फाइनेंशियल मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है। उनके आगे इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आपको 4 लोग किचन में चाहिए, 4 लोग वेटर्स में चाहिए, 4 लोग वहाँ चाहिए, 1 शिफ्ट में 12 लोग चाहिए। हमारे 1 शिफ्ट में 2 लोग होते हैं। अच्छा। स्टारबक्स में मोस्टली 2 या 3 लोग होते हैं, छोटी सी दुकान में। बड़ी दुकान होती है तो 4-6 लोग होते हैं, लेकिन पीछे कोई नहीं होता कि जो पीछे किचन में काम कर रहा हो, खाना पक रहा हो। वो खाना पक रहा है, अगर पीछे किचन में कुछ बन रहा है, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे बर्गर हो, या चाहे कुछ भी हो, तो वो फिर रेस्टोरेंट कहलाता है। एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट बिजनेस भी बहुत ज़बरदस्त है, सक्सेसफुल मॉडल है, पैसा बनाया जाता है, खाना खाया जाता है। बट ये जो मैं जो करना चाह रहा था वो ये था कि जहाँ पर जो चीज़ मुझे लग रहा था कि लैक कर रही थी। सही। बट आई फील कि रेस्टोरेंट्स मॉडल की सक्सेस रेशियो बहुत कम है, स्पेशली इन पाकिस्तान। जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो सक्सेस रेशियो बहुत कम है। और बिकॉज उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और वैसे तो हर बिजनेस में सक्सेस रेशियो कम है। अच्छा। ये तो है। एवरेज किसी भी बिजनेस को आप उठा के देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट सक्सेसफुल, बिकॉज मेरे ख्याल में लोग समझते हैं कि मेरी प्रोडक्ट इतनी ज़बरदस्त है कि लोग ख़रीदेंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट को ज़बरदस्त होने के लिए मार्केटिंग करना ज़रूरी है। आपकी चाहे प्रोडक्ट या सर्विस हो, जो कि बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस होगी, लेकिन अगर लोगों को पता ही नहीं है तो कैसे होगा। तो जनरली लोग या तो लैक कर रहे होते हैं मार्केटिंग में, या तो लैक कर रहे होते हैं प्रोडक्ट और सर्विस में। और मुझसे जब पूछा जाता है कि मार्केटिंग की जाए पहले या पहले प्रोडक्ट ठीक की जाए, क्या चीज़, मैं कहता हूँ कि पहले अपनी प्रोडक्ट, अपनी प्राइस और अपनी सर्विस, ये 3 चीज़ें परफेक्ट करना ज़रूरी है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त होना चाहिए। कि अच्छा खाना, फॉर एग्जांपल बिरयानी, कि बिरयानी आपकी क्या वाकई ज़बरदस्त है, और फिर उसकी क्या प्राइस है, वो प्राइस के हिसाब से क्या वो प्राइस बिल्कुल सही है उसकी। सही। और जब कोई आपके पास बिरयानी खाने आता है तो कैसी सर्विस मिलती है उसे, तो क्या वो तीनों चीज़ें बिल्कुल ज़बरदस्त हैं अगर, तो आपका बेसिक मॉडल ठीक हो गया। अब आप उसको दबा के मार्केटिंग करें। सही। और लोगों को जमा करें। वैसे तो अगर वो तीनों चीज़ें ज़बरदस्त हैं तो ऑटोमेटिकली वर्ड ऑफ माउथ से मार्केटिंग होगी, ऑब्वियस है ना, कि लोग, इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि लोग उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अपनी प्रोडक्ट सही करो, सर्विस ठीक करो, अपना मतलब इन हाउस सही करो, उसके बाद तो मार्केटिंग पे। अच्छा, जब मैं कॉफ़ी वगैरह की मार्केटिंग देखता हूँ तो व्हाट आई फील इज़ कि टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब आप उसके एज अ फाउंडर CEO आ रहे होते हैं, यू आर हैविंग फन विद योर एम्प्लॉयज़,
आपके एम्प्लॉयज़ में से कोई बरिस्टा होता है ना, जो बरिस्टा आ रहा है वो वीडियो बना रहा है डांस करते हुए, और मतलब वो जो आपका एक कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का, वो एक्चुअली आपने इम्प्लीमेंट किया है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आपकी मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ के अलावा ये इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग दैट यू आर डूइंग, तो इस पर थोड़ा बात करें। मेरा एडवांटेज है कि मेरा बैकग्राउंड पिछले 35 साल से सेल्स एंड मार्केटिंग में ही था। मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो ट्रेनिंग का मतलब ये है कि ऑडियंस के सामने बात करना मेरे लिए बहुत ही नेचुरल है कि मैं खड़ा होकर लोगों को मोटिवेट करूं। तो मेरे लिए बहुत ही नेचुरल है कि अगर मुझे कॉफ़ी के बारे में बात करनी है तो मेरे लिए बेस्ट तरीका क्या होगा कि मैं वीडियो बना के समझाऊंगा आपको कि इंस्टेंट कॉफ़ी में और हमारी कॉफ़ी में क्या फ़र्क है। तो वो एडवांटेज है मेरा कि मैं प्रेफर करता हूँ कि यार तो 2 मिनट की वीडियो में समझा दूंगा मैं। सही। तो मुझे फिर जब मैंने ये करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उस वीडियो की इंगेजमेंट भी बेहतर है, वीडियो की रीच बेहतर है, वो वीडियो को लोग समझते बेहतर तौर पे हैं, और वो मेरी वीडियोस की वजह से एक ब्रांड बिल्ड होना शुरू हो गया। हाँ जी। तो एक तरफ तो वो एलिमेंट है कि वीडियोस के बोलना और समझाना, ट्रेनिंग, किसी बात को समझाना, मोटिवेट करना, दैट कम्स नेचुरली टू मी, तो वो एक एडवांटेज है। फिर दूसरा ये है कि मार्केटिंग में क्या करना होता है, यू हैव टू गेट समबडीज अटेंशन ना, वी नीड टू हैव कंटेंट व्हिच इज़ रियल। इसीलिए मैंने कहा ना कि आज बर्थडे पार्टी हुई है हमारी स्टाफ की, तो बर्थडे पार्टी का पिक्चर इज़ द पोस्ट, आज की पोस्ट वही है बस, हैप्पी बर्थडे अर्शद, वी आर हैप्पी, हो गई पोस्ट। सही। और अब हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे बर्थडे पार्टी भी होती है, गुड, अच्छा लगा उनको। हाँ। अब कल हमने एक नई रेसिपी ट्राई की तो उसकी वीडियो पोस्ट कर दी। वो गुलाब जामुन वाली, गुलाब जामुन तो वो तो तफरीह हम करते रहते हैं, वो तो अब तो बहुत क्लियर हो गया है कि लोग नफ़रत करते हैं उससे। वो ऐसा ज़बरदस्त इमोशन ट्रिगर करता है लोगों के अंदर कि उसकी पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स पे उसकी रीच है अभी। अच्छा। वो सिर्फ इसलिए है कि वो नफ़रत हो रही है लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, विच इज़ ओके, लगे बुरा। हमने तो अपनी तरफ से एक तफरीह का शौक़ था हमें, हमने एक्चुअली हुआ था यही, ये विदाउट एनी प्लान था ये, कि सुबह मैंने देखा इंस्टाग्राम खोला तो वही की वही वीडियो कि चॉकलेट रखी हुई है कप के ऊपर, उसके ऊपर शॉट गिर रहा है, फिर वो चॉकलेट यूँ करके कप में जाती है, और फिर वो यूँ होता है, और पीते हुए किसी को नहीं दिखाते हैं, ना कोई ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर, बस वो वीडियो माइंड हो जाती है कि चॉकलेट के ऊपर कॉफ़ी गिरी, और वो बहुत पॉपुलर है वो वीडियो कि चॉकलेट के ऊपर कॉफ़ी गिर रही होती है। और मैंने वीडियो देखी तो मैंने कहा पता नहीं कैसे मेरे माइंड में ऐसे आते हैं उल्टे सीधे ख्यालात, कहाँ से आते हैं मुझे भी नहीं मालूम। मैंने इमेजिन किया कि रसगुल्ला चमचम के ऊपर गिर रहा है शॉट, बस वो मुझे इंस्पिरेशन आई, और मैंने यहाँ पे आते ही कहा कि चलो यार मिठाई लेकर आओ 4-5 रंग की और ये करके देखते हैं क्या होता है। और सब लोगों से मैंने कहा कि पिएंगे आप लोग ये वाला शॉट? बोला हाँ ज़रूर पिएंगे, स्टाफ हमारा होता है, उनको भी शौक़ है तफरी करने का, सबको एक एक शॉट मिला, किसी को इस पर, किसी को उस पर, किसी को उस पर। मेरा वाला गिलास बड़ा था, उसमें 4 तरह की मिठाइयाँ थी। हाँ जी। तो वो बन गया एक, फिर हमने कहा चलो अब यार आज की रील बनेगी, संडे की तफरी रील हो गई। तो और मुझे पता था कि लोगों को उससे कितनी नफरत होगी, हालांकि उसके पीछे प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा है कि मैंने हमारे पेज पे तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था, बाकी तो सारी जगहों पे जहाँ वीडियो गई वहाँ पे मैंने कोई एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं, सिर्फ वीडियो पोस्ट कर दी ना। लेकिन हमारे पेज पे जब वो वीडियो मैंने डाली तो मैंने लिखा हुआ है कि इटली में आइसक्रीम के ऊपर शॉट डालते हैं, आफोगाडो बोल के पीते हैं। हाँ जी, आपकी मैंने वीडियो देखी। राइट। वियतनाम में कंडेंस्ड मिल्क के ऊपर कॉफ़ी डालते हैं, स्कैंडिनेविया में अंडे के ऊपर कॉफ़ी डालते हैं। अच्छा। तो अगर हम मिठाई पे डालेंगे तो क्या हो गया, लाइक व्हाट्स अ बिग डील, राइट। इसीलिए हम फालूदे में भी डाल चुके हैं कॉफ़ी, लस्सी में भी डाल चुके हैं कॉफ़ी। कि भाई लस्सी वाला एक्सपेरिमेंट तो आपने लाहौर में किया, वो लाहौर में हुआ था एग्जैक्टली। तो उसके पीछे यही है। तो वो सारी चूँकि एक जनरली जब बंदा काम को एंजॉय कर रहा होता है तो ये सब चीज़ें नेचुरली होती हैं। अब इस चीज़ों को हम पब्लिक के सामने प्रेजेंट करें या ना करें, हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम प्रेजेंट कर देते हैं जानते हुए कि ज़्यादातर आवाम इससे नफरत करने वाली है। लेकिन उस नफरत की वजह से भी अगर उनको पता चल गया कॉफ़ी वगैरह के बारे में तो, और आपने अपने दोस्त से शेयर किया कि देखो ये पागल इंसान क्या कर रहा है, कितने घटिया हरकतें कर रहे हैं लोग, और आपके दोस्त ने उस पर क्लिक किया और पेज देखा, फिर उसको समझ में आया कि नहीं ये तो तफरी है, असल में तो उनके पास भी सारी कॉफ़ीज़ हैं, असल में तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो उस बंदे ने जिसे सुना ही नहीं था कॉफ़ी वगैरह की या मुश्किल घटिया हरकतों के बारे में, अब उसने जब सुना तो चांसेस है कि वो उसकी अच्छी चीज़ें भी उसको नज़र आएंगी ना। तो वो हम बड़े बोल्ड होकर हिम्मत करके अपनी उल्टी सीधी हरकतें पोस्ट करते रहते हैं। सही। और ये जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मार्केटिंग प्लान नहीं होता है, ये इसी तरह से रैंडमली आइडिया आता है। आज से 1 साल पहले मैंने जो है वो कोई टोस्ट या कोई चीज़ डिबोई थी कॉफ़ी के अंदर, और मैंने सोचा कि कॉफ़ी में कभी कोई डिबोता नहीं है, चाय में बड़े आराम से डिबोते हैं हर चीज़, बिस्किट डिबो दिया, नान खटाई डिबो दी,
कॉफ़ी में क्यों नहीं डिबो जाता, तो वहाँ से फिर मैंने एक सीरीज़ शुरू कर दी कॉफ़ी में डिबो के। उस सीरीज़ का नाम था कॉफ़ी में डिबो के। अच्छा। तो हर रोज़ मैं कॉफ़ी में कोई नई चीज़ डिबोता था और लोगों को बहुत नफरत होती थी कि यार इसने बिस्किट डिबो दिया, बिस्किट तक तो सही था, समोसा डिबो दिया, समोसा कैसे डिबो दिया, कॉफ़ी ख़राब कर दी, समोसा भी ख़राब कर दिया। तो नफरत हो रही थी लोगों को और मुझे मज़ा आ रहा था, उसकी रीच बढ़ती जा रही थी और उस पर लोग शेयर होता जा रहा था। और सही। सैंडविच एक दिन मैंने डालते डालते रोक दिया था, तो वो आवाम बहुत खुश हुई थी, ये सैंडविच शुक्र है कि अंदर नहीं गया। वो मुझे अभी तक याद है, वो कराची एयरपोर्ट पे मैं लाहौर आ रहा था और कराची एयरपोर्ट पर सुबह सुबह मैं आया और मैंने वो कॉफ़ी प्लैनेट पे सैंडविच लिया और कॉफ़ी ली और बैठा और वीडियो ऑन की और सैंडविच यूँ करके आया और रुक गया, फिर मुंह में चला गया। और लोगों ने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब उस वक्त तक तो हज़ारों लोग उस सीरीज़ को फॉलो कर रहे थे। अभी भी आप हैशटैग डालेंगे हैशटैग कॉफ़ी में डिबो के, तो आपको पूरी सीरीज़ नजर आएगी। तो उसके पीछे आइडिया कुछ नहीं था, वो ऐसे ही बैठे बैठे रैंडमली एक दिन मैंने कोई चीज़ डाली और सही। चले एनीवेज, मार्केटिंग मतलब आपने चूँकि सेल्स और मार्केटिंग इतना सा इम्प्लीमेंट भी की, फिर उसकी ट्रेनिंग भी की, तो आई गेस ये बहुत आपके अपना जब ब्रांड आपने शुरू किया तो सारी चीज़ें आपने जब उस पर इम्प्लीमेंट की तो वो उसका रिजल्ट बना आज कॉफ़ी वगैरह। एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट जो रह गई हमारी डिस्कशन में, वो आप कहें तो मैं ऐड करूँ प्लीज़। वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। तो मेरे माइंड में ये बहुत क्लियर था कि हर बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। उसका मार्केटिंग प्लान से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केटिंग एडवांटेज बन गया। अभी भी कुछ लोग समझते हैं कि वो सब कुछ जीनियस मार्केटिंग प्लान का हिस्सा है, जबकि रियलिटी ये है कि ऐसा नहीं था। फॉर एग्जांपल, हमने डिसाइड किया कि हम प्लास्टिक हमें नहीं पसंद है, तो हम प्लास्टिक की पानी की बोतलें बेचेंगे ही नहीं। सबसे ज़्यादा कचरा कौन सा निकलता है कैफ़े और रेस्टोरेंट से? पानी की बोतलें। हमें उस कचरे में कंट्रीब्यूट नहीं करना, तो क्या तरीका होगा? पानी बेचेंगे नहीं। पानी नहीं बेचेंगे तो कैसे चलेगा कैफ़े? पानी का डिस्पेंसर लगा देंगे। अब हमने पानी का डिस्पेंसर लगा दिया, प्लास्टिक की बोतलें नहीं बेच रहे, तो ये मार्केटिंग प्लान नहीं था, ये जेन्युइनली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम लो वेस्ट पे काम करेंगे। अब उसकी वजह से जो लो वेस्ट के एनवायरमेंटल फ्रेंडली जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब हमें पसंद करते हैं, क्योंकि सिर्फ ये एक चीज़ नहीं है, यहाँ पे आके नहीं रुक गया वो। आप देख रहे हैं लिक्विड शुगर रखा हुआ है सामने, वो क्यों रखा हुआ है? ताकि चीनी का पैकेट का कचरा ना जाए। सही। तो हम लिक्विड शुगर मेहनत करके बनाते हैं यहाँ पर, ताकि चीनी के पैकेट्स ना रखने पड़े हमें टेबल के ऊपर, नैपकिन नहीं पड़े हुए टेबल के ऊपर। टेबल पे नैपकिन पड़ा होता है तो हर बंदा अननेसेसरी नैपकिन उठाता है, नैपकिन के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, नैपकिन का इस्तेमाल कम से कम होता है। सही। ये सारी चीज़ें लो वेस्ट प्रैक्टिसेस है हमारी। तो लो वेस्ट प्रैक्टिसेस को अप्लाई करने की वजह से एनवायरमेंटल फ्रेंडली लोग, ग्रीन लविंग पीपल, वो सारे हमारे फ़ैन हो गए। सही। हमने डिसाइड किया कि जब हम स्नैक्स बेचेंगे कॉफ़ी के साथ, तो पाकिस्तान में तो अब ख़वातीन जो है वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें घर में बनाती हैं, हम उनसे ख़रीदेंगे, कमर्शियल बेकरीज ख़रीदेंगे। तो हमारी एक वैल्यू बन गई कि हम विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करेंगे। सही। कि हमारे सैंडविचेस के अंदर जो फिलिंग है वो होम किचन से आएगी, खातून के हाथ की बनी हुई होगी। हमारी ब्राउनी एक और खातून के किचन से आएगी, हमारी कुकी एक और खातून किचन से आएगी। तो वो हमारी एक वैल्यू बन गई कि हम कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम बन गया हमारा, वो आज तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, जितनी बड़ी कम्युनिटी है विमेन होम शेफ्स की, दे ऑल लव अस बिकॉज वी आर द फर्स्ट कैफ़े जिन्होंने ये चीज़ इंप्लीमेंट की। बाकी लोग, हमारे लिए बहुत आसान था कि हम किसी भी कमर्शियल बेकरी से सेटिंग करें कि भाई आपकी इतनी ब्राउनीज बनती है रोज़, उसमें से 10-20 हमें भेज दिया करो, 15-20-50 वॉटेवर। उसकी बजाय हमने होम शेफ से, जब नए शहर में आते हैं ना बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है कि यहाँ पर कौन है हमारी ब्राउनी वाली सप्लायर, कौन होगी, हमारे चिकन और बीफ की जो फिलिंग जाती है सैंडविच में वो किस किचन से आएगी। तो वो एक अलग चीज़ बन गई। अब वो मार्केटिंग प्लान का हिस्सा नहीं था, वो था कम्युनिटी सपोर्ट इनिशिएटिव हमारा, लेकिन उसकी वजह से एक बहुत बड़ी मार्केटिंग वैल्यू मिली हमें। इसी तरह से हमने डिसाइड किया कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए हमारा वर्क प्लेस। मेल्स, फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हम हायर करेंगे। अब जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हमने किसी को हायर किया तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई, हम टीवी पे आ गए, हमारे इंटरव्यूज होने लगे और लोग समझे कि ये एक और बहुत बड़ा मार्केटिंग स्टंट है। अभी भी लोग ये समझते हैं कि वो सब मार्केटिंग है, हालांकि वो मार्केटिंग नहीं है। जो लोग हमें जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, हमें अंडरस्टैंड करते हैं, उनको पता है कि ये जेन्युइनली अच्छे काम करना चाहते हैं लोग। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हम जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं। अब आजकल हम क्या करते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से कोई भी ट्रांसजेंडर आए हमारे पास अगर जॉब के लिए, तो चाहे हमारे पास जॉब अवेलेबल हो चाहे ना हो, हम उसको फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। सही। फ्री में कि 10 दिन में हम आपको बरिस्ता बना देंगे ताकि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बेहतर हो जाए। सही। ताकि आप किसी और कॉफ़ी शॉप में जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। सही। वो अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है आजकल। तो वो मार्केटिंग स्टंट नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो मार्केटिंग एक्सपोजर हमें मिला
कि we were the first cafe to hire a transgender barista, we were the Sahi. first cafe to offer free drinking water, we were the first cafe to buy from female entrepreneurs, we were the first cafe to offer free workbench with a coffee. सही, सही। वो सारे जो इनिशिएटिव्स थे वो मार्केटिंग उसकी वजह से हमारी ऑटोमेटिकली बहुत हमें मार्केटिंग बेनिफिट मिला, जबकि वो मार्केटिंग प्रोग्राम्स नहीं थे वो सारे। सही, यू नो इट्स सो अमेजिंग स्टोरी के ऑल द आइडियाज़ बिहाइंड योर कॉफ़ी ब्रांड इज़ नॉट जस्ट अ बिज़नेस, बल्कि कम्युनिटी को जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट को, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट है, चाहे वो ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट है, और फिर स्मॉल बिजनेस एम्पावरमेंट जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो आपकी सारी सप्लाईज़ हैं वो छोटी छोटी फैमिलीज़ आपको सप्लाई करती हैं, जिससे उनको भी सपोर्ट मिलता है। तो इट्स अमेजिंग आइडिया, और आई गेस यही वजह है कि विद इन जस्ट अ स्मॉल टाइम स्पैन आपकी जो ब्रांचेज हैं वो 10 क्रॉस कर गई हैं। एंड आई एम सो होपफुल कि जो आपका प्लान है 100 जो सेंचुरी आपने मारनी है, इंशाल्लाह वो सेंचुरी आप बहुत जल्द मारेंगे। एंड वी ऑल पाकिस्तानी सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू जो बाहर की नेशनैलिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके वापस पाकिस्तान आए और इस तरह के अमेजिंग आइडियाज़ को डेवलप कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि आगे आने वाले टाइम पे आप जैसे और भी लोग इस तरह के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि पाकिस्तान में जो स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस हैं उनमें ग्रोथ आए। तो आज की एपिसोड हम यहाँ पे एंड करेंगे। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर गेस्ट। थैंक यू वेरी मच।